हेलो एवरीवन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी का नमस्कार। मैं कृष्ण मंगल राव आप सभी दोस्तों के साथ में जुड़ चुका हूं राजस्थान की ज्योग्राफी लेकर। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम चर्चा कर रहे थे एमसीक्यू के बेस पर, और एमसीक्यू पे हमने अब तक बेसिक इंट्रोडक्शन, फिजिकल डिवीजन और क्लाइमेट पर हमने क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। आज एक नया टॉपिक, मजेदार टॉपिक, और यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में आपके प्रश्न बनता आया है और आगे भी बनता रहेगा। राजस्थान के अपवाह तंत्र की हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सभी साथी शुरू करें उससे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों को प्लेटफॉर्म पर फटाफट से लाइव लेके आने का कष्ट उठा लीजिएगा। और जल्दी से हम क्या करते हैं, फिर प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। बबली कुमारी जी, गुड आफ्टरनून। फटाफट सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए और शेयर करके फटाफट से तमाम दोस्तों को लाइव ले आइएगा। हाँ जी, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। शुरुआत करते हैं हम कि निम्न में से असत्य है। क्या पूछा है? असत्य कथन का आपको क्या करना है, यहां पर चयन करना है। किसका चयन करना है? असत्य कथन का। गलत कथन ढूंढना है। बनास, चंबल और बाणगंगा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है। सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। और आपसे पूछा है गलत कथन कौन सा है, और गलत कथन का आप फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। गलत कथन के बारे में आपको जवाब देना है, फटाफट आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, किसके बारे में बात हो रही है? सबसे पहले तो हम बात करें कथन एक की, तो राजस्थान में एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियां पाई जाती है। दूसरी हम बात करें अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, और तीसरी हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी तंत्र। 3 प्रकार की नदियां हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि बंगाल की खाड़ी की जब चर्चा करते हैं तब हम देखते हैं भारत का जो पूर्वी तट आ जाता है, हिंद महासागर की ओर बात करें तो पूर्वी भाग की तरफ जो महासागरीय क्षेत्र आ जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? बंगाल की खाड़ी के नाम से। तो कुछ ऐसी नदियां आ जाती है राजस्थान में जो अपना जल कहां पर डाल रही है? बंगाल की खाड़ी में डाल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसी नदियां आ जाती है जो हिंद महासागर या भारत के, हम बात करें पश्चिमी तट की, जिसे अरब सागर कह दिया जाता है। कुछ नदियां अरब सागर में जल ले जाती है, जैसे लूणी नदी की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नदियां आ जाती है जो ना ही तो अरब सागर में अपना जल ले जाती है, ना ही बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। तो वो कहां पर विलुप्त हो जाती है? धरातल पर ही विलुप्त हो जाती है। और ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवाह की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवाह की नदी। अब आपसे पूछा जाए कि आंतरिक प्रवाह की नदियों का कुल नदी का प्रतिशत कितना आ जाता है, तो 60%। अरब सागर में तो 17% और बंगाल की खाड़ी में 23% कुल नदियों का क्या पाया जाता है? अपवाह हमें यहाँ पाया जाता है। दूसरी हम चर्चा करते हैं कि चंबल, बनास और बाणगंगा की। तो ये कौन सी नदी आ जाती है? हम यूं कहें कि चंबल नदी आ गई। कौन सी नदी आ गई दोस्तों? चंबल नदी। और चंबल नदी आगे जाकर किस में मिल रही है? यमुना नदी में। किस नदी में? यमुना नदी में। और हम बात करें ये यमुना नदी आगे चलकर किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। और गंगा नदी आगे जाकर अपना जल किस में डाल रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो क्या चंबल नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा है? चंबल से यमुना में, यमुना से गंगा में, और गंगा से बंगाल की खाड़ी में, यानी चंबल का तो पहुंच गया। अब बात करें बनास की, तो बनास नदी चंबल की ही क्या आ जाती है? सहायक नदी आ जाती है। बनास चंबल की ही सहायक नदी आ जाती है, जो खमनोर की पहाड़ियों से क्या होता है? उद्गम होता है। जहांगीर जी ने आंसर दिया है सी। वेरी गुड जहांगीर जी, निश्चित रूप से। तो आप ये भी बता दीजिए कि कौन से जिले में सर्वाधिक नदियां यहां पर हमें देखने को मिलती है। यानी बनास भी कहां पर जल डाल रही है? बंगाल की खाड़ी में। अब बात करते हैं बाणगंगा। तो जयपुर के अंदर बैराट की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, जिसे अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी या बाण गंगा भी इसे कहा जाता है। और ये नदी अपना जल किस में डाल रही है? यमुना नदी में। तो देखना, बाणगंगा, बनास और हम बात करें चंबल, तीनों घूम फिर कर अपना जल किस में डाल रही है? यमुना में। और यमुना किस में डाल रही है? गंगा में। और गंगा अपना जल किस में डाल रही है? बंगाल की खाड़ी में। यानी तीनों की तीनों नदियां कहां पर अपना जल डालती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। जहांगीर जी ने आंसर दिया कोटा नहीं, गलत आंसर आ रहा है जहांगीर जी। कोई बात नहीं, देखिए अभी चर्चा करते हैं। चंबल नदी
करीब 965 किलोमीटर लंबी है, 966 दशमलव समथिंग आ जाता है। जब हम बात करते हैं लंबाई की, सैटेलाइट आधारित बात करें तो नोट कर लेना, सैटेलाइट आधारित यदि लंबाई पूछी जाए चंबल नदी की, तब आप 1051 किलोमीटर इसका आंकड़ा मार्क करेंगे। सबसे अधिक नदियों वाला जिला, अगर जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ होगा। कौन सा? चित्तौड़गढ़। जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़, संभाग पूछा जाए तो कोटा संभाग, भौतिक प्रदेश पूछा जाए तो हाड़ौती प्रदेश। दोबारा सुनना, जब हम बात करें कि सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला तो कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़गढ़। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग तो कोटा संभाग, सबसे ज्यादा नदियों वाला भौतिक प्रदेश तो हाड़ौती प्रदेश, यानी जिला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। पूछा था गलत, तो राइट आंसर तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो चंबल नदी पर, ये क्या आ गई? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर सबसे पहला बांध कौन सा बना हुआ है? गांधी सागर बांध। 2 नंबर पर कौन सा बना हुआ है? तब हम यूं बात करें राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में जवाहर सागर बांध और फिर क्या बना हुआ है? कोटा बैराज। तो हम बात करें गांधी सागर, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में निर्मित चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध आ जाता है। और हम बात करें राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध या जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर। चूंकि चंबल नदी पर बने हुए तीनों कथन सही है, गलत कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ढेबर झील के निर्माता कौन से? इस झील को जयसमंद झील भी कहा जाता है। ढेबर झील को क्या कहा जाता है? जयसमंद झील भी कहा जाता है। और कहां पर आ जाती है प्यारी दोस्तों? तो उदयपुर में आ जाती है। और ये एक शानदार सा दृश्य है, किसका? ढेबर झील का शानदार सा दृश्य है। और इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया, जय सिंह ने करवाया, आनाजी ने करवाया या राणा लाखा ने करवाया? राणा लाखा के द्वारा तो हम बात करें पिछोला झील का निर्माण करवाया जाता है। किसके काल में? राणा लाखा के काल में। किसके द्वारा? एक बंजारे के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। आना जी का संबंध तो अजमेर से है, आना सागर झील से संबंध रखता है, लेकिन यहाँ ढेबर झील की चर्चा कर रहे हैं। ढेबर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जयसिंह के द्वारा। यहाँ पर मेवाड़ महाराणा जयसिंह के द्वारा क्या करवाया जाता है? निर्माण कार्य करवाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक अपवाह किस नदी का है? अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? चंबल, लूणी, यमुना गंगा नदी व माही नदी। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखना, हम बात करें कि गंगोत्री हिमनद से उद्गम होता है गंगा नदी का और आगे जाकर जल डाल देती है किसमें? तब हम बात करें बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, दूसरी हम बात करें, ये आ जाती है यमुना नदी। यमुना नदी ये हमारी, इसके बाद में आ गई चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। यहाँ अजमेर की नाग पहाड़ियों से बहती है कौन सी नदी? लूणी नदी। कौन से पहाड़ से? तो नाग पहाड़ से उद्गम होता है, जल डालती है कच्छ के रण में। मध्य प्रदेश की मेहंद झील से उद्गम होकर माही नदी राजस्थान में उल्टे यू के आकार में बहती है और अपना जल डालती है खंबात की खाड़ी में। किसमें? खंबात की खाड़ी में। अब देखना सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, देखना सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र की बात करें तो लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। बात करें माही नदी राजस्थान के 3 जिलों में, लेकिन अपवाह 4 जिलों में पाया जाता है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया? चंबल नदी सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र। यदि यहां पर राजस्थान शब्द दिया होता, आगे यदि यहां पर राजस्थान शब्द दिया होता, तब तो हम अपवाह क्षेत्र पूछने के आधार पर किसको कर देते? चंबल को कर देते, लेकिन राजस्थान नहीं दिया, ऑप्शन में चारों अलग तथ्य दिए, इसलिए हम कह देंगे यमुना गंगा नदी, क्योंकि जो चंबल नदी आ जाती है वो भी मूल रूप से किस क्षेत्र में आ जाएगी? गंगा यमुना के क्षेत्र में आ जाएगी। माही की बात करें, लूणी की बात करें, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदियां आ जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना गंगा नदी की हम यहाँ चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदी को प्रारंभ में वाक्कल नदी के नाम से जाना जाता था? साबरमती, कांतली नदी, साबी नदी और बाणगंगा नदी। कौन सी नदी को प्रारंभ में वाक्कल नदी के नाम से जाना जाता था? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। कौन सी नदी को प्रारंभ में वाक्कल नदी के नाम से जाना जाता था? साबरमती,
कांतली, साबी और बाणगंगा। देखिए साबरमती की बात करें, साबरमती तो कहां से उद्गम हो रहा है, हम बात करें दक्षिण पश्चिम राजस्थान या हम यूं कहें सिरोही से आसपास से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। कांतली नदी की बात करें तो सीकर में खंडेला की पहाड़ी से, खंडेला की पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। साबी नदी की बात करें, साबी तो किसकी सहायक नदी आ जाती है भाई साहब, लूनी की, और इसी ही क्या कह दिया जाता था, वाकल। बाणगंगा की बात करें तो क्या कहाँ से उद्गम होता है, बैराट की पहाड़ी से। जल कहाँ पर डालती है, यमुना नदी के अंदर। किस में डालती है, यमुना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के अममोरू जिले में स्थित मेहंद झील से किस बेसिन का उद्गम हुआ है। दोस्तों देखना कौन सी झील की बात कर रहे हैं, मेहंद झील। और मेहंद झील कहां पर आ जाती है, मध्य प्रदेश में। और इस मेहंद झील से ही एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी कौन सी आ जाती है, माही नदी आ जाती है। कहां से प्रवाहित होती है, तब हम यूं कहें दक्षिणी राजस्थान से प्रवाहित होती है। कितने जिलों में, तब हम यूं कहें प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में क्या पाया जाता है, इसका प्रवाह पाया जाता है। लेकिन इसका अपवाह तंत्र पूछ लिया जाए तो इसमें एक और प्लस हो जाएगा, उदयपुर। कारण क्योंकि सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर की बिछामेड़ा पहाड़ी से, और वो आकर किस में मिल जाती है, इसी माही नदी में, यानी सोम नदी इसकी क्या आ जाती है, सहायक नदी आ जाती है। ठीक है, अब देखना इस माही नदी पर बांसवाड़ा के अंदर एक बांध का निर्माण करवाया गया, और उस बांध का नाम क्या आ जाता है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध की बात करें, और इस बांध पर एक परियोजना का संचालन किया जा रहा है, माही बजाज सागर परियोजना। और वो परियोजना जो है किसकी परियोजना आ जाती है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना आ जाती है। हिस्सेदारी कितनी है, तो 45-55 की इनकी क्या आ जाती है, इसमें हिस्सेदारी। बांसवाड़ा के अंदर ही दूसरा डैम बना हुआ है, और इस डैम का नाम आ जाता है दोस्तों कागजी पिकअप बांध। कागजी पिकअप बांध पूर्णतः यहाँ पर किस जिले में है, बांसवाड़ा जिले को सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। तीसरी हम चर्चा करें कि गुजरात के अंदर एक डैम का निर्माण और करवाया गया, और उस बांध का नाम क्या आ जाता है, कडाना बांध। बांध का नाम आ जाता है। और ये जो कडाना बांध है, इससे राजस्थान को केवल मत्स्य पालन की अनुमति है। इसके अलावा यहाँ पर सिंचाई, पेयजल सुविधा यहाँ पर, या हम यूं कहें विद्युत का उत्पादन की जैसी सुविधाएं यहाँ से राजस्थान को उपलब्ध नहीं होती। पूर्णतः 100% कैसी आ जाती है, गुजरात सरकार की परियोजना। केवल राजस्थान को यहाँ से मछली पकड़ने की अनुमति है, जाकर पार्टी वार्टी कर सकते हो। यानी पूछा है मध्य प्रदेश की मेहंद झील से कौन सी नदी निकल रही है, तो माही नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पार्वती नदी की बात करेंगे तो सवाई माधोपुर जिले से उद्गम। बनास नदी की बात करें, खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है। काली सिंध की बात करें तो मध्य प्रदेश से आती है, लेकिन मेहंद झील से नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चंबल नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है। दोस्तों ध्यान देना, जानापाव की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी। और जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है, और कौन सी नदी आ जाती है, चंबल नदी आ जाती है। और ये चंबल नदी हम बात करें राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो चौरासीगढ़ नामक स्थान, चौरासीगढ़ नामक स्थान से यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर आ जाता है चौरासीगढ़, तो चित्तौड़गढ़ जिले में आ जाता है। इस चौरासीगढ़ से पहले ही यहाँ पर गांधी सागर बांध का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे तो कोटा और बूंदी, किसकी बात करें, कोटा और बूंदी की हम बात करें, कोटा और बूंदी की आपस में क्या कर रही है, यह सीमा बना रही है। आगे जाकर किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और कहां पर, तब हम यूं कहें इटावा नामक स्थान उत्तर प्रदेश में जाकर चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। इसी नदी पर टोंक में एक बांध का निर्माण करवाया गया है। उस बांध का नाम क्या आ जाता है, बिसलपुर बांध। कौन सा बांध, बिसलपुर बांध, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के रूप में गिना जाता है। किसमें, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी आ जाती है, बिसलपुर पेयजल परियोजना। लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं, टोंक, अजमेर, जयपुर।
टोंक, अजमेर और जयपुर। इससे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और डैम का निर्माण करवाया गया है। कौन सा आ जाता है? इसरदा बांध। और यह हम बात करें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाता है। किन दो जिलों की सीमा बनाती है? कोटा बूंदी की सीमा बनाती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सभी साथी सेशन को शेयर करते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? देखना भाई साहब, जयपुर के अंदर पहाड़ियां आ जाती है, बैराठ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बैराठ की पहाड़ी। और इस बैराठ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और कहाँ पर? तब हम बात करें जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है और नदी आ जाती है बाणगंगा। कौन सी आ जाती है? बाणगंगा। इसे ही क्या कहा जाता है? रुंडित सरिता कहा जाता है या रुंडित नदी कहा जाता है। इसे ही अर्जुन की गंगा कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इसी नदी के किनारे बैराठ सभ्यता स्थल स्थित है। कौन सा? बैराठ सभ्यता स्थल। और बैराठ सभ्यता स्थल की बात करें तो यहां से अशोक के भब्रू शिलालेख, अशोक के भब्रू शिलालेख की खोज की गई है, ठीक है। बाणगंगा निश्चित रूप से जितेश जी। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं। पूछा था कि राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है, तो रुंडित सरिता कौन सी कहलाती है दोस्तों? बाणगंगा नदी कहलाती है। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और बाकी चर्चा हमने इसके बारे में कर ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाणगंगा की सहायक नदी है भाई साहब। चंबल तो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। लूणी किसकी सहायक नदी है? लूणी किसी की सहायक नदी नहीं है। यह कैसी नदी आ जाती है? मुख्य नदी आ जाती है। जल कहाँ पर डाल रही है? अरब सागर में ले जाकर अपना जल डालती है। कौन सी नदी? तब लूणी नदी की बात करते हैं। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बाणगंगा की कोई भी सहायक नदी नहीं आती है। यहां तक चीजें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी आ गई? समझना, यहां पर 2-3 फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। पूछा जाए आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। दूसरा आ गया पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। अब ध्यान देना, यहां पर पूर्ण बहाव रख दिया, यहां पर में शब्द रख दिया, यहां पर की शब्द रख दिया। और यहां पर में आए या पूर्ण बहाव आए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी? कांतली नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? कांतली नदी। लेकिन यदि पूछ लिया जाए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तब आ जाएगी घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। कैसे? फर्क क्या है समझना। आपसे पूछा है राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की, यानी राजस्थान की भौगोलिक सीमा के अंदर ही स्थित नदी कौन सी आ जाती है? कांतली नदी। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होकर मंडरेला नामक स्थान झुंझुनू में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कहां से आकर कहां जा रही है, राजस्थान की सीमा के अंदर लंबाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो कौन सी नदी आ जाएगी? घग्गर नदी। क्या पूछा है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे लंबी नदी की बात कर ली। सबसे छोटी नदी कौन सी आ जाती है? मसूरदी नदी। और इस मसूरदी नदी को कांकनेय नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकनेय नदी भी कहा जाता है। उद्गम कहां से होता है? कोटड़ी की पहाड़ी। और कोटड़ी की पहाड़ी कहां पर आ जाता है दोस्तों? जैसलमेर की हम चर्चा कर रहे हैं। कहां की? जैसलमेर की हम चर्चा कर रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूरदी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी एवं सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है? पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतया
राजस्थान में बहने वाली। अब देखना यहां पर क्या शब्द आ गया, में, और जब में शब्द आंतरिक प्रवाह के साथ लगे तब तो कांतली करना है, और में की जगह की शब्द आ जाए तब घग्गर करना है। इसी तरह जब संपूर्ण राजस्थान के सापेक्ष में शब्द आ जाए तब हमें क्या करना है, बनास नदी करना है। पूर्ण बहाव आ जाए, पूर्ण बहाव आ जाए तब भी क्या करना है, बनास करना है। लेकिन यदि की शब्द आ जाए तब क्या करना है, चंबल करना है। वही सेम प्रक्रिया सीमा के आधार पर पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी दोस्तों, बनास नदी आ जाएगी। और बनास किसकी सहायक नदी है, तो बनास आ जाती है चंबल की सहायक नदी। और हम बात करें इसके बाद में कि इसी नदी पर बिसलपुर इसरदा बांध का निर्माण करवाया गया है। इसी नदी पर हम यूं कहें कि त्रिवेणी संगम का भी निर्माण होता है, एक तो बिंगोद भीलवाड़ा में, दूसरा राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम का यहाँ पर निर्माण होता है। बनास बेड़च मेनाल का बात करें तो बिंगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है, और बात करें राजमहल टोंक की तो बनास चंबल और सीप नदी का तीनों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनता है, राजमहल टोंक नामक स्थान पर। ठीक है, बी आंसर दिया है जितेश जी ने और अजय जी ने, बी आंसर निश्चित रूप से बनास नदी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नक्की झील कौन से संभाग में स्थित है, बताइए भाई। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा ना तब तक मैं आगे नहीं बताने वाला। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए, फटाफट से आपका आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। नक्की झील कौन से संभाग में स्थित है? अब आपको पहले तो पता होगा ना, दिनेश कुमार धोलीवाल जी, हाँ जी दिनेश जी नमस्कार, हेलो। महेंद्र जी गुड आफ्टरनून। महेंद्र जी ने आंसर दिया है ए। महेंद्र जी नक्की झील अजमेर संभाग में। दिनेश जी ने दिया है उदयपुर, डी। ए और डी, अजमेर उदयपुर। जितेश जी ने बी, अजय जी ने डी। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपको रोका था जितेश जी, गुड, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब कारण क्या है, जब सामान्य परीक्षा पढ़ते हैं ना हम लोग, तब हम सोचते हैं कि जो बेसिक सी चीजें हैं वो पढ़नी कहाँ जरूरी है, वो पढ़ना हमें कहाँ जरूरी है। सरिता वर्मा बी, वेरी गुड। जितेश जी वेरी गुड। अब आप समझना, कोई बात नहीं। अब आप देखना, जब हम सामान्य परीक्षा पढ़ते हैं ना तब हमें क्या लगता है कि ये सामान्य से जिले हमें पढ़ना कहाँ जरूरी है, क्या इनसे प्रश्न बनता है क्या? लेकिन प्रश्न बनता है साथियों, प्रश्न बनता है, हर बार बना है, ज्यादातर सिरोही और अलवर से बनता है, ज्यादातर सिरोही और अलवर से बनता है। कैसे बनता है तो समझना। अजय जी डी नहीं होगा, समझने का प्रयास करना। सबसे पहली बात तो नक्की झील है कहां पर, हमें यह पता होना चाहिए। तो कहां पर है, सिरोही जिले में। कहां पर है, सिरोही जिले में। अब सिरोही जिला कौन से संभाग में आ जाता है, जब तक ये नहीं पता सामान्य परीक्षा के टॉपिक का, तब तक आप इसका आंसर नहीं कर सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% विद्यार्थी सिरोही को उदयपुर संभाग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बात करें उदयपुर के बिल्कुल सीमा के लगता हुआ है। दूसरी बात करें, उदयपुर भी पहाड़ी क्षेत्र, सिरोही भी पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। भाई कौन सा क्षेत्र है, लगता हुआ क्षेत्र है, इसलिए सिरोही को किस में रख दिया जाता है, उदयपुर। लेकिन उदयपुर नहीं आता, किसमें आएगा सिरोही? सिरोही आता है जोधपुर संभाग में। किस संभाग में आता है दोस्तों? जोधपुर संभाग का हिस्सा आ जाता है कौन? सिरोही। किस संभाग का हिस्सा है? जोधपुर संभाग का। हाँ, जोधपुर संभाग में आता है निश्चित रूप से जितेश जी। अब आप देखना, महेंद्र जी बी निश्चित रूप से। अब आप देखना, एक तो सिरोही से कंफ्यूजन है, आप दोनों अभी कंफ्यूजन दूर कर लेना। जब हम बात करेंगे किसकी, सिरोही की, तो दोबारा समझ लो, यहां पर मैं एक डायग्राम पर आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। समझने का प्रयास करना, यहां पर कोई बात नहीं, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये कौन सा संभाग आ गया? बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर किसके आ गए? तब हम बात करें बीकानेर संभाग के। उसके बाद में यहां संभाग आ जाएगा दूसरा, जयपुर संभाग। कौन सा? जयपुर। जयपुर में 5 जिले, कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, दौसा, जयपुर और अलवर।
दोस्तों पकड़ लेना, अलवर जयपुर संभाग का हिस्सा है, जबकि हम बोलने में क्या बोल देते हैं, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, यानी भरतपुर के साथ लेकर चलते हैं। लेकिन भरतपुर की जब बात करेंगे ना, भरतपुर में तो 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, कितने जिले आ गए, 4 जिले आ गए। यानी कि जयपुर में आ गया कौन सा, अलवर जिले की जब चर्चा करते हैं। यहीं से आगे देखना, यहां पर हम बात करते हैं कौन सा संभाग आ जाएगा, कोटा संभाग। और कोटा संभाग में भी कितने जिले, 4, और 4 कौन कौन से आ जाते हैं, तो नोट करना सभी, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बारां, बूंदी और कौन सा आ जाएगा, झालावाड़। अब देखना उदयपुर संभाग की बात करें, कौन सा संभाग, उदयपुर। और उदयपुर में कितने जिले सम्मिलित हैं, 6 जिले। कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और हम बात करें बांसवाड़ा। मध्यवर्ती संभाग कौन सा आ जाता है, अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, कितने जिले आ जाते हैं, 4 जिले। कौन से संभाग में, अजमेर संभाग में। लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे, सिरोही की। और कौन से संभाग में आ जाएगा, जोधपुर संभाग में आ जाएगा। कौन कौन से जिले, तो लिखना सभी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली और हम बात करें सिरोही। तो सिरोही कौन से संभाग का हिस्सा आ गया, जोधपुर संभाग का। दोबारा ध्यान देना, जोधपुर संभाग की बात करें और दूसरी हम बात करें किसकी, भरतपुर संभाग की। तो अलवर को लेकर और सिरोही को लेकर बार बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस बार भी आप ध्यान रखेंगे। नक्की झील कौन से संभाग में आ जाती है, नक्की झील किसका हिस्सा है, सबसे पहली बात करें तब हम बात करें सिरोही जिले में आ जाती है। सिरोही जिला कौन से संभाग में, तब हम बात करें जोधपुर संभाग में। अब आप ध्यान देना इस नक्की झील के लिए, तब हम बात करें राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील आ जाती है। किंवदंतियों के अनुसार ऐसी मान्यताएं हैं कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, देवताओं के नाखूनों के द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण करवाया गया है। लेकिन चूंकि ये क्या है कि आपसे जिस तरह से प्रश्न पूछा जाए उसी तरह आपको क्या करना है, आंसर देना है। यह किसका उदाहरण माना जाता है, कोल्डेरा झील का उदाहरण माना जाता है। कोल्डेरा क्या होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण जिस झील का हो रहा है, यानी जिस गड्ढे के रूप में जिसका निर्माण हो जाता है उसे क्या कह देते हैं, कोल्डेरा। और क्रेटर आगे आपके सामने सारे तथ्य आने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर, चलो बढ़िया बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर संभाग, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस नदी का राजस्थान में अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, लूणी की, चंबल की, बाणगंगा की और साबरमतियों की बात करें तो ध्यान देना राजस्थान में पूछा गया है, किसमें, राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र की बात करें तो यदि बनास ऑप्शन में हो तो अगर में शब्द लगा हुआ है तब हम क्या करेंगे, बनास करेंगे। लेकिन यदि राजस्थान की पूछकर अगर पूछा जाए तब हम क्या कर देंगे, चंबल नदी। चूंकि बनास ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी। कौन सा हो जाएगा, चंबल नदी। पूर्ण बहाव के आधार पर भी पूछा जाए, राजस्थान में सबसे लंबी नदी पूछा जाए, बनास। और हम बात करें राजस्थान की सबसे लंबी नदी, वर्ड को पकड़ना, पहले में लगा हुआ था अब की लगा दिया, जैसे ही की लगा आंसर बदल जाएगा, चंबल नदी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राज्य के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है, तो लिखिएगा सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक नदियों वाला यदि जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़। सर्वाधिक नदियों वाला यदि संभाग पूछ लिया जाए तो कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश पूछ लिया जाए तो हाड़ौती प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। यदि आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम नदियों वाला भौतिक प्रदेश, तब हम क्या कहेंगे, भौतिक प्रदेश कौन सा आ जाएगा, अर्ध शुष्क, या हम यूं कहें यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरी बात करें न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा आ जाता है, तब हम बात करेंगे बीकानेर संभाग। केवल एक नदी बहती है, कौन सी नदी, घग्गर नदी। कौन से जिलों से, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से प्रवाह होता है। कौन से 2 जिले रह गए, तो बीकानेर व
बीकानेर व चूरू जिले रह गए। और बीकानेर चूरू में जब इनका प्रवाह नहीं पाया जाता, इट मीन्स कि राजस्थान के बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले आ जाते हैं जिनसे किसी भी नदी का प्रवाह नहीं देखने को मिलता, जहां से कोई भी नदी नहीं बहती। चूरू में भी ऐसी है, बीकानेर में भी ऐसी है, यानी ए और बी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर से तो कांकनेय नदी बहती है, जिसे क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी भी कहा जाता है, जो कि आंतरिक प्रवाह की, कौन सी? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी आ जाती है। कौन सी? कांकनेय नदी, मसूरदी नदी बात करते हैं जैसलमेर जिले की। डी निश्चित रूप से। अजय, महेंद्र, दिनेश, सीमा, निश्चित रूप से डी राइट आंसर। जहांगीर जी निश्चित रूप से डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह बेसिन क्या है? किसकी बात की जा रही है? आंतरिक अपवाह बेसिन की बात की जा रही है। अपवाह तंत्र से आप यहां पर मीन लगाओगे, किससे? अपवाह तंत्र से, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर अधिकतम नदियां आकर मिल रही हो। पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर केवल कांकनेय नदी की बात करेंगे, बाकी किसमें आ जाएंगे? घग्गर नदी की बात करें तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जा रही है। अगर हम बात करें खंडेला की पहाड़ियों से निकलने वाली कांतली नदी की, तो वो झुंझुनू के अंदर जाकर मंडरेला नामक स्थान पर, यानी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो रही है। इसके बाद बात करें कच्छ के रण, ये तो किसका हिस्सा आ गया? अरब सागर का हिस्सा आ गया। किसका? अरब सागर का हिस्सा आ गया। लेकिन जब सांबर झील की बात करते हैं तो सांबर झील जयपुर जिले के अंदर विस्तृत है, और अजमेर जयपुर और हम बात करें नागौर के मध्य आयताकार रूप में फैली हुई है। किस रूप में? आयताकार रूप के अंदर फैली हुई है। और ये ऐसी नदी झील आ जाती है जिसके अंदर यहाँ पर आंतरिक प्रवाह की अनेक नदियां आकर इसमें अपना क्या करती है? जल डालती है। सर टाइम चेंज कर दिया क्या? दोपहर 12 बजे रहेगी क्लास अपनी राजस्थान ज्योग्राफी, और शाम को 7 बजे वही टाइम जिसमें हम रखेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति। ठीक है, टाइम चेंज केवल ज्योग्राफी का रखा है, मॉर्निंग वाली क्लास को यहाँ दोपहर में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, हाँ जी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सांबर झील। और इस सांबर झील की बात करें तो इस सांबर झील से आप यहाँ पर देखना कि यहाँ से भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहाँ से उत्पादित किया जा रहा है। यानी भारत में कुल मिलाकर 100 किलो अगर नमक का उत्पादन किया जाता है प्रति वर्ष, तो 8.7 किलो कहाँ से उत्पादन किया जा रहा है? राजस्थान से किया जा रहा है। किस पद्धति के आधार पर? तो लिख लीजिएगा, क्यार पद्धति के आधार पर। किस पद्धति के आधार पर? क्यार पद्धति के आधार पर यहाँ से क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी राजस्थान के केवल एकमात्र जिले में प्रवाहित होती है? बामनी नदी की बात करें, साबी नदी की, कांकनी नदी की, कांतली नदी की। कांतली नदी की बात करें खंडेला की सीकर की पहाड़ी से। कांकनी नदी के बारे में अभी आपको बताया था, कांकनेय नदी भी इसे कह दिया जाता है, मसूरदी नदी भी इसे कह दिया जाता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी आ जाती है और अपना जल कहाँ पर डालती है? भुज झील में डालकर। और भुज झील कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और कौन से जिले की एकमात्र नदी आ जाती है? जैसलमेर जिले की एकमात्र नदी आ जाती है। कौन सी नदी? कांकनेय मसूरदी, या इसे ही क्या कहा जाता है? कांकनी नदी कहा जाता है। कांकनी नदी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? एक तरफ नदी दी हुई है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां दी हुई है। फटाफट आंसर दीजिएगा। दिनेश धोलीवाल जी, सी। धौलपुर से नमस्कार जी, अजय जी। मसूरदी निश्चित रूप से। काली सिंध, निवास, बनास, सागी, माही, चाप और साबरमती वाकल नदी। फटाफट बताइए। देखिए ये कौन सी नदी आ गई? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की चंबल नदी। और इसी चंबल की मध्य प्रदेश से एक नदी आकर मिलती है, जिस नदी का नाम क्या है? काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध। और इसी काली सिंध नदी पर काली सिंध परियोजना का क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। और जो कोटा व बूंदी को क्या करती है? सिंचाई व पेयजल सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। यहाँ पर कौन सी परियोजना? काली सिंध। लेकिन यदि यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कालीसील परियोजना, तब आप कौन सा जिला करेंगे? सवाई माधोपुर। कालीसील पूछा जाए, सवाई माधोपुर। काली सिंध करोगे परियोजना का संचालन राजस्थान के कौन से जिले में किया जा रहा है? जिला पूछ लिया जाए तो झालावाड़ जिले में। लाभान्वित होने वाले जिले पूछा जाए तो कोटा बूंदी, इससे क्या होते हैं? लाभान्वित। और इसी काली सिंध की सहायक नदी आ जाती है, जिसका नाम क्या आ जाता है? निवाज नदी।
इसी की सहायक नदी आ जाती है परवन नदी, इसी की सहायक नदी आ जाती है आहू नदी, और इसी की सहायक नदी आ जाती है चोली नदी। किसकी बात करते हैं? काली सिंध नदी की बात करते हैं। आगे बात करें बनास नदी की, बनास में किसकी बात करें? सागी नदी की। सागी नदी तो किसकी सहायक नदी आ जाती है? लूणी की सहायक नदी आ जाती है। लूणी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी, और नाग पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ जाती है? 795 मीटर, 795 मीटर। और कहाँ पर है नाग पहाड़ी? तब हम बात करेंगे अजमेर जिले में। और लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 6 जिलों से। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से प्रवाहित होने वाले नदियों की बात करें, कितने जिले आ जाते हैं? कितनी नदियां आ जाती है? 3 नदियां आ जाती है। लूणी की बात करें, बनास की बात करें, साथ ही हम बात करें चंबल नदी को लेकर। ठीक है, माही की बात करें, चाप नदी, साबरमती की बात करें, बनास, वाकल नदी। बनास की सागिल नदी सहायक नदी के रूप में नहीं आती है। कौन सी नदी आ जाएगी? लूणी की सहायक नदी आ जाती है। 795 निश्चित रूप से। कोटा बूंदी की सीमा, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है चंबल नदी। और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा भी कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। आगे चलिएगा, बनास, मेनाल, बेड़च त्रिवेणी संगम कहां पर स्थित है? रामेश्वर घाट, बेणेश्वर, बिंगोद के पास, राजमहल। देखना ये कौन सी नदी आ जाती है? चंबल। और चंबल की बात, सॉरी, बनास नदी, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी है कहां पर? तो राजसमंद में। कहां पर आ जाती है? राजसमंद ने। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है बनास नदी का। और उदयपुर की बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी आ जाती है? बेड़च, या इसे ही क्या कहा जाता है? आहड़ नदी कहा जाता है, या आयड़ नदी भी इसे कह दिया जाता है। और देखना अब दोनों बनास नदी और बेड़च नदी आकर कहां पर मिल रही है? तब हम बात करें रामेश्वर घाट, बेणेश्वर, बिंगोद और राजमहल, तो यहां पर कौन सा स्थान आ जाता है? बिंगोद नामक स्थान आ जाता है। यहीं पर एक तीसरी नदी आकर मिलती है, मेनाल नदी, जो कहां से हम बात करें? भीलवाड़ा से आती है। कहां से? तब हम बात करें भीलवाड़ा से। और बिंगोद भीलवाड़ा नामक स्थान पर चूंकि यहां पर बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियां आकर मिल रही है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? त्रिवेणी संगम का यहां पर क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। बनास नदी पर एक और त्रिवेणी संगम बनाती है। तब हम बात करें बनास, चंबल, और साथ ही हम बात करें सीप नदियां। और कहां पर बनाती है? तो रामेश्वरम। रामेश्वरम कहां पर? टोंक के अंदर जाकर आपको कहां पर बनाती है? ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है बनास नदी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंगोद के पास भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 जिलों में निश्चित रूप से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पुष्कर झील कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बताइए फटाफट। NH8 कितने पे? NH8, NH89, NH79, NH14। फटाफट आंसर दीजिएगा। कौन सी नदी के बारे में पूछा जा रहा है? पुष्कर झील के बारे में पूछा जा रहा है। और पुष्कर झील है कहां पर? तब हम बात करें अजमेर के अंदर। कहां पर आ जाती है? अजमेर के अंदर। निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण किसके अनुसार माना जाता है? इसका अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पर इसका क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को ये 2 बराबर भागों में काटती है। यहाँ से निकलने वाली हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 है, दोनों तरफ से इससे होकर गुजर रहा है। कौन सी झील की बात करें? पुष्कर झील की बात करें। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिएगा। किस जिले से होकर बनास नदी नहीं गुजरती? बताइए भाई फटाफट से। 6 जिलों में शामिल कौन सा नहीं है? राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर। कौन कौन से 6 जिले शामिल है फिर? छह जिले शामिल कौन कौन से हैं? अजय जी एक आंसर किस, एक कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप? बताइए, आपको 6 जिले बताए हैं ना स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन में कि कौन कौन से जिले से बनास नदी का क्या होता है? प्रवाह पाया जाता है। यहाँ पर शामिल कौन सा नहीं है? प्रतापगढ़ नहीं है, लेकिन बाकी 3 तो आपके सामने हैं, लेकिन 3 जो रह गए वो कौन कौन से हैं और इनका क्रम क्या है? इनका क्रम क्या है? ए नहीं होगा, गलत, राजसमंद से बहती है। किसकी बात करें? बनास नदी का। और कमेंट बॉक्स में छाप देना आप, क्लास अपलोड हो जाए उसके बाद में,
कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनकी जो क्रम आ जाता है किसका, जिलों का, वो जिलों का क्रम क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप देना 6 जिलों का। नेक्स्ट, घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं, घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, नाली क्षेत्र। पाली तो एक जिले का नाम आ जाता है, ताली कोई बात है नहीं, चार्ली भी नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, नाली क्षेत्र। और घग्गर नदी की बात करें तो उद्गम कहां से होता है, तो कालका की पहाड़ियों से। कहां से, कालका की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और कालका की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो टिब्बी तहसील से। कहां से, टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश होता है। और टिब्बी तहसील कहां पर आ जाती है, हनुमानगढ़ जिले की बात करेंगे। और बात करें इसी नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, और हम बात करें रंगमहल सभ्यता स्थल स्थित है। और इसी के किनारे हम बात करते हैं, यहां पर हनुमानगढ़ का जंक्शन शहर आ जाता है। और हनुमानगढ़ जंक्शन शहर की बात करें तो यदि कालका की पहाड़ियों में अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ कहां पर आएगी, हनुमानगढ़ जंक्शन में आएगी। और लास्ट समय कब आई हुई है, 1995 में। कारण क्या है कि नदी का जो तल आ जाता है उस तल से, धरातल से नीचे बसा हुआ है कौन सा शहर, हनुमानगढ़ शहर। अगर बात करें कभी कभार वर्षा का प्रवाह ज्यादा रहता है, पानी का प्रवाह है, तब इसका पानी कहां तक पहुंच जाता है, अनूपगढ़ श्री गंगानगर तक क्या पाया जाता है, इसका प्रवाह है। लेकिन अधिक वर्षा होने से इसका पानी फोर्ट अब्बास, और फोर्ट अब्बास कहां पर आ जाता है, पाकिस्तान में, यहां तक इसका पानी पहुंच जाता है। गंगानगर में इस नदी को क्या कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है। हनुमानगढ़ में इस नदी के तट को क्या कहा जाता है, नाली क्षेत्र कहा जाता है। घग्गर नदी का दृश्य सूखा दिखाई दे रहा होगा, ये भरी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। केवल वर्षा काल में इसमें क्या आता है, पानी आता है। 1995 में यहां पर अंतिम बार क्या आई थी, बाढ़ आई थी। लेकिन यहीं से एक तथ्य और लिख लीजिए आप साथ में, कि यदि पुष्कर की पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में, पुष्कर की पहाड़ियों में यदि वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ कहां पर आएगी, तो बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में। कहां पर, बालोतरा कस्बे में, बाड़मेर में बाढ़ आएगी। कारण क्या है कि यहां से जैसे ही नदी प्रवाहित होगी तो बाड़मेर का जो बालोतरा कस्बा है वो भी तट से क्या बसा हुआ है, नीचे बसा हुआ है। और नीचे बसने की वजह से सबसे पहले पानी भी कहां पर भरेगा, बालोतरा कस्बे में भरेगा। और लूणी नदी की बात करें तो बालोतरा तक पानी कैसा आता है, मीठा, और आगे क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। कारण क्या है, धरातलीय क्षेत्र में नमक की परत पाई जाना। और दूसरा सहायक कारण के रूप में कि यहां पर रिफाइनरियां यहां पर अधिक मात्रा में लगी हुई है। ठीक है, मृत नदी निश्चित रूप से घग्गर पे ही बैठे हो क्या अभी तक। चलिए, ये आपके राज्य के सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है, चंबल, बनास, लूणी, उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों कितने जिलों से बहती है, 6 जिलों से प्रवाहित होती है। और राजस्थान में केवल 3 ही नदियां ऐसी है जो 6 जिलों से प्रवाहित होती है। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तीनों के जिले जो है वो आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। आज के लिए इतना ही, और एक क्वेश्चन जो आपके होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में छापोगे। ठीक है, देख लीजिए, राजस्थान के लगभग कितने भाग में आंतरिक जल प्रवाह की नदियां पाई जाती है, ये तो आप कर दोगे, शुरुआती दौर में आपको बता दिया था अच्छे से। आंतरिक प्रवाह भी आपको बता दिया, अरब सागर की खाड़ी में, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में भी बता दिया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्र के बारे में भी प्रतिशत आपको लिखाया हुआ है। नोट कर लेना, क्योंकि आरएएस 2018 प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कभी भी रिपीट हो सकता है। तो ठीक है, शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं लाइव राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान की पेंटिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।